Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है। competitive English में आजकल हम लोग टेंसेस पढ़ रहे हैं एंड टेंसेस में अभी लास्ट में हमने फ्यूचर फॉर्म्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। फ्यूचर फॉर्म्स के टॉपिक में 4 फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर टाइम हम कंप्लीट कर चुके थे, हम पढ़ चुके थे या डिस्कस कर चुके थे। आज फ्यूचर टाइम के फ्यूचर फॉर्म्स के 5 फॉर्म्स में से 5th फॉर्म है जिसका नाम है फ्यूचर टाइम। तो आज का टॉपिक है फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम में when modal auxiliaries shall will are used to express future time there are the following 4 forms। यानी इससे पहले जो 4 फॉर्म्स हमने डिस्कस की थी उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एंड गोइंग प्लस इन्फिनेटिव या गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बी प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव या फिर बी अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये 4 फॉर्म्स हमने उसमें फ्यूचर फॉर्म के रूप में फ्यूचर टाइम के लिए फ्यूचर फॉर्म के रूप में हमने डिस्कस की थी। आज फ्यूचर टाइम में 5th फॉर्म है जो विल और शैल के साथ फ्यूचर टाइम के लिए यूज होती है। व्हेन मॉडल ऑक्सिलरीज शैल और विल आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम देयर आर द फॉलोइंग 4 फॉर्म्स। तो जब विल और शैल को हम फ्यूचर टाइम के लिए यूज करते हैं तब 4 फॉर्म्स होती हैं। उनमें नंबर 1 तो है सिंपल फ्यूचर। तो आज हम सिंपल फ्यूचर ही आज हम पढ़ेंगे। विल डिस्कस अबाउट द सिंपल फ्यूचर, राइट। तो we are going to simple future, then is the future progressive and then is future perfect and then is future perfect progressive। तो इसलिए आज हम इसमें से ये 4 फॉर्म्स है, 4 फॉर्म्स में से आज हम पढ़ेंगे। विल टॉक अबाउट सिंपल फ्यूचर टुडे एंड सिंपल फ्यूचर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें इधर उधर दी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा मन लगा करके सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एंड सिंपल फ्यूचर आज हम पढ़ेंगे एंड इसके बाद में फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव, परफेक्ट प्रोग्रेसिव इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। मीन्स विल डिस्कस अबाउट इट टुमारो। टुमारो मीन्स इन द नेक्स्ट वीडियो। तो टुडे द टॉपिक इज सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर की जो फॉर्म्स होती हैं, द सिंपल फ्यूचर फॉर्म ऑफ वर्ब इज शैल और विल प्लस बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो द सिंपल फ्यूचर फॉर्म ऑफ ए वर्ब यानी किसी वर्ब की जो सिंपल फ्यूचर फॉर्म, किसी वर्ब मतलब किसी ऑर्डिनरी वर्ब की, जैसे कम गो स्लीप सिट रन थ्रो ड्रिंक ईट। तो इनकी जो ये ऑर्डिनरी वर्ब्स होती हैं तो इनकी जो फ्यूचर फॉर्म होती है वो शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेयर इन्फिनेटिव उसी को कहते हैं। इसी तरह से द सिंपल फ्यूचर फॉर्म ऑफ बी यानी बी जो जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, तो अगर उसका सिंपल फ्यूचर उसको हम एज अ मेन वर्ब लेंगे सिंपल फ्यूचर में तो उसका फॉर्म हो जाएगा शैल और विल प्लस बी हो जाएगा। इसी तरह से द सिंपल फ्यूचर फॉर्म ऑफ हैव इज शैल और विल प्लस हैव। यानी हैव को अगर हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हुए इसका सिंपल फ्यूचर टेंस बनाएंगे तो फिर शैल और विल उसके साथ हैव हो जाएगा। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। एक ऑर्डिनरी वर्ब के साथ एंड बी की मेन वर्ब के रूप में फॉर्म हो गई और हैव की मेन वर्ब के रूप में भी फॉर्म हो गई। इसके बाद अब इसके यूजेस हैं। यूजेस को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि यूजेस में कहीं बिल्कुल भी ये नहीं लगना चाहिए कि आपको कहीं थोड़ा सा, क्योंकि यूजेस ही मेन है तो थोड़ा सा मैं इसको इनलार्ज करता हूँ। बाद में कभी ये छोटा हो इसलिए मैं इसको भी इनलार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनलार्ज कर लिया है मैंने। इन केस कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो देख सकते हैं। इधर चला गया ये तो थोड़ा सा मैं इसको इधर ला रहा हूँ, राइट। हाँ अब ठीक है। तो अब यहाँ हम इसका, चूंकि हमने इसको एनालाइज किया है तो फर्स्ट
हम इसको लेके चल रहे हैं। तो हमने अभी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्म्स। तो इसकी फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स का मतलब यह है कि इस तरह से ये सेंटेंस, इस लेआउट है, ये फॉर्म का मतलब इस तरह से ये सेंटेंस लिखे जाते हैं। यूजेस क्या है? या यूजेस का मतलब है कि सिंपल फ्यूचर को हम किस प्रकार से यूज करते हैं, किन परिस्थितियों में यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में देखिए फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? प्रोनाउंस के, पर्सनल प्रोनाउंस को 3 पर्सन्स में बांटा जाता है। एक तो फर्स्ट पर्सन जो बात को बोलता है, दूसरा सुनने वाले को हम सेकंड पर्सन कहते हैं, एंड जिसके विषय में हम बात करते हैं उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो बोलता है उसको हम आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई वी प्लस शैल एक्सप्रेसेस प्योर फ्यूचर, यानी ये प्योर फ्यूचर के लिए यूज की जाते हैं। आई और वी के साथ शैल अगर लगाते हैं, यहाँ तो लिखा हुआ है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट शैल और विल प्लस बेयर इन्फिनेटिव, यानी शैल लगाओ या विल लगाओ, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाएगी। यहाँ तो ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आई और वी है तो आई और वी के साथ अगर आप शैल लगाते तो इससे ये प्योर फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है, यानी इससे प्योर फ्यूचर का प्रकटीकरण होता है। इसका प्रयोग प्योर फ्यूचर के लिए होता है। अब प्योर फ्यूचर क्या होता है? तो प्योर फ्यूचर होता है, ये जो साइन बना होता है इसका मतलब होता है दैट इज मीन्स, फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर विदाउट डिटर्मिनेशन, विदाउट इंटेंशन और विदाउट डिटर्मिनेशन। फ्यूचर मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आपकी कोई इंटेंशन ना हो। इंटेंशन का मतलब होता है इच्छा ना हो, आपकी उसमें कोई इच्छा ना हो, यानी कि आपके द्वारा कोई चॉइस निर्धारित न की गई हो, या आपके द्वारा कोई डिटर्मिनेशन मतलब कोई दृढ़ संकल्प, निश्चित की हुई कोई बात न हो, उसको हम प्योर फ्यूचर कहते हैं। यानी आपने कोई डिसीजन न लिया हो, उसमें इच्छा और डिटर्मिनेशन या इंटेंशन डिटर्मिनेशन दोनों का साझा अर्थ हो जाएगा कि आपने उसमें कोई किसी तरह का डिसीजन न लिया हो, उसको हम प्योर फ्यूचर कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में, इट इंडिकेट्स दैट समथिंग विल हैपन एज अ मैटर ऑफ कोर्स। दूसरे शब्दों में यह दिखाता है, इट इंडिकेट्स दैट समथिंग विल हैपन, कि कोई चीज होगी एज अ मैटर ऑफ कोर्स। मतलब मैटर ऑफ कोर्स मतलब वो चीज अपने आप, चूंकि जिस तरह से जब हमको कहीं रोड पर जा रहे होते हैं, सपोज करिए हमें गाजियाबाद जाना है, तो गाजियाबाद जाने के लिए हमको रास्ते में शास्त्री नगर पड़ेगा, यानी राजनगर पड़ेगा, कवि नगर पड़ेगा एक हाथ पर, डीएम ऑफिस पड़ेगा एक हाथ पर। तो ये हम देखने के लिए नहीं निकले थे, लेकिन बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ द कोर्स, अगर हमको गाजियाबाद जाना है, हरसाव पुलिस लाइन पड़ेगी, तो ये सब हमको देखते हुए ही जाना है, यानी ये मिलेंगे ही मिलेंगे। इनको देखने के लिए हम नहीं निकले थे, यानी इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन अगर हम जाएंगे तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे। रोड पर व्हीकल्स हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे, हमारी इसमें कोई चॉइस नहीं थी, ना ही इसके लिए हम निकले थे। तो इसको हम कहते हैं मैटर ऑफ कोर्स, जो अपने आप होना ही होना है। कल सूर्य निकलेगा ही निकलेगा, शाम को सूर्य छिपेगा ही छिपेगा, चंद्रमा निकलेगा ही निकलेगा, अपने समय पे होली, दिवाली, दशहरा, दौज, तीज जो भी है वो सब आते जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं प्योर फ्यूचर, यानी ये हमारे द्वारा तय नहीं हो रहे हैं, इसको हम प्योर फ्यूचर कहते हैं। तो यह समझने की आवश्यकता है। अब इसका एग्जाम्पल है, आई शैल बी 20 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। आई शैल बी 20 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे, तो मैं अपने नेक्स्ट बर्थडे पर 20 का हो जाऊंगा। तो ये क्या है? ये भी प्योर फ्यूचर है, और मतलब यहाँ पे ये समझिए कि आप 20 के होंगे, तो इसमें आपने कुछ नहीं किया है, आपने कुछ नहीं किया है, आप ऑटोमेटिकली एज अ मैटर ऑफ कोर्स आप जीवित हैं, तो आप 20 के हो जाएंगे। उसके अगले बर्थडे पर अगर मैं कहता हूं आई शैल बी, मीन्स मैं हो जाऊंगा, और उससे अगले बर्थडे पर मैं 21 का हो जाऊंगा, उससे अगले बर्थडे पर ऐसे ही एक एक करके 100 तक हो जाऊंगा, या 80 तक हो जाऊंगा, या अगर बीच में भगवान नहीं बुला लेता है तो इसलिए दिस इज आई शैल बी 20, मतलब इसमें मेरी कोई दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं, क्योंकि अगर मेरी चॉइस होगी तो मैं सोचूंगा कि चलो भाई 21 नहीं, नौकरी लग जाएगी 22 पे, तो 22 पे मैं 22 का हो जाता हूँ। या कुछ लोगों का मन ऐसा भी कर सकता है, जैसे काफी लोग अपने
नाम के साथ कुछ चेंज कर लेते, कुछ और कुछ कर लेते, कुछ और कुछ कर लेते हैं, कुछ घटा लेते हैं, कुछ बढ़ा लेते हैं, कुछ नाम बदल लेते हैं। तो अगर ये चॉइस वाला मामला अगर इस तरह से एज के साथ भी होने लगे तो फिर कोई पता चले कि वो अगले बर्थडे पर 22 का हो गया है, उससे अगले बर्थडे पे उसने मन किया कि नहीं मुझे फलां से शादी करनी है और फलां से शादी करने के लिए मुझे 26 का होना चाहिए, तो वो 21 के बाद सीधा ही 26 का होने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को समझिए कि इसमें मतलब ये मैटर ऑफ कोर्स है। आप मैटर ऑफ कोर्स मतलब थिंग्स गो ऑन देयर ओन, अपनी अपने आप चीजें चलती हैं। तो इसलिए आई शैल बी 20 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे, यानी अगले बर्थडे पर मैं 20 का हो जाऊंगा। यानी इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा कोई इसमें निश्चय नहीं है, मेरे द्वारा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, ये सिर्फ प्रकृति का नियम है, उसके अकॉर्डिंग होगा। वी शैल हैव अ हॉलीडे ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो ये क्या है, ये भी एक मैटर ऑफ कोर्स है, यानी इसमें भी हमने कुछ नहीं किया है, बस इंडिपेंडेंस आता है, इंडिपेंडेंस को हम जानते हैं, हॉलीडे होता है, तो वी शैल हैव अ हॉलीडे ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो ये भी क्या है, इस तरह से आप समझिए कि प्योर फ्यूचर होता क्या है। इन इनफॉर्मल स्टाइल हाउएवर शैल इज ऑफन रिप्लेस्ड बाय विल। देखिए रूल तो यही है जो आपको डिस्कस किया गया है, बताया गया है, लेकिन इन इनफॉर्मल स्टाइल अब शैल की जगह विल भी होता है या विल भी से रिप्लेस किया जाने लगा है। दिस इज द थिंग, ये भी एक अपने आप में सच है। आई विल बी 20 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे, ऐसे भी कहा जाता है। यानी इनफॉर्मल में अगर हम शैल की जगह विल लगा लेते हैं इनफॉर्मल में, तो उसको भी एक्सेप्टेंस है, लेकिन रूल वही है कि प्योर फ्यूचर के लिए आई और बी के साथ शैल का यूज किया जाता है। नाउ देयर इज नोट ए, एक नोट है, एक पॉइंट, विल इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन टू इंडिकेट प्योर फ्यूचर एज वेल एज इंटेंशन, डिटर्मिनेशन एटसेट्रा। विल का जो है यूज मतलब इंटेंशन और डिटर्मिनेशन के लिए भी विल का यूज करने लगे हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, और प्योर फ्यूचर के लिए, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ प्योर फ्यूचर के लिए भी विल का ही लोग प्रयोग करने लगे हैं। इसी तरह से ये जबरदस्ती का प्रयोग है, जिस तरह से लोग रेलवे स्टेशन पे पहले तो हम लोग सभ्यता की बातें करते थे और पैंट पहन करके घुमा करते थे, लेकिन बाद में धीमे धीमे लोगों पर पैसा होता गया और पैसे वालों से कोई कुछ कहता नहीं है, तो फिर वो धीमे धीमे अपना एसी गाड़ी में, एसी गाड़ी में मतलब एसी कंपार्टमेंट में वो अपना हाफ पैंट पहन के घूमने लगे, फिर स्टेशन पे उतरने लगे, फिर वो बोतल का पानी हाथ में लेके चलने लगे। तो जिस तरह से ऐसे धीमे धीमे लोगों ने इसको अपना ट्रेंड बना दिया, उसी तरह से अब ये विल का भी ट्रेंड लोगों ने बना दिया है। तो अब शैल की जगह पर विल भी यूज करने लगे हैं लोग। द यूज ऑफ शैल टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर इज गोइंग आउट ऑफ स्टाइल। अब ये शैल का जो यूज है वो आउट ऑफ स्टाइल जा रहा है, पर्टिकुलरली इन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिका ही दादागिरी कर रहा है, तो अमेरिकन इंग्लिश में ये रूल थोड़ा सा धीमा पड़ रहा है, मतलब आउट ऑफ स्टाइल जा रहा है। बट वॉन्ट, वुडंट इज ऑलवेज प्रेफर्ड टू शांत टू इंडिकेट रिफ्यूजल। चूंकि ये बेशक शैल फर्स्ट पर्सन और के साथ शैल नहीं लग रहा है, विल लग रहा है, लेकिन फिर भी आगे देखेंगे कि जब हम मतलब डिटर्मिनेशन दिखाते हैं प्योर फ्यूचर में, तो आई और बी के साथ हम शैल यूज करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए हम आई और बी के साथ विल दिखाते हैं। तो इसलिए जब हम किसी को कोई चीज नेगेटिव बोलते हैं, तो नेगेटिव क्या हो गई, वो डिटर्मिनेशन हो गई हमारी। यानी हमने डिसीजन किया है कि कल हम एग्जाम में नहीं बैठेंगे, तो ये हमारा डिसीजन है, ये किसी ने रोका नहीं है हमको। तो इसलिए, या कल हम दाल बाटी खाएंगे या दाल बाटी नहीं खाएंगे, तो ये हमारा डिसीजन है। यानी पूरा घर कह रहा है कि दाल बाटी खाएंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, मैं दाल बाटी नहीं खाऊंगा, मैं तो दाल चावल खाऊंगा। तो इस तरह से ये मेरा डिसीजन है, तो इस पे मैं स्ट्रांग हूं। तो इस तरह से स्ट्रांग डिटर्मिनेशन बताने के लिए नेगेटिव में वॉन्ट और वुडंट का यूज किया जाता है, शैल का यूज नहीं किया जाता है। वॉन्ट, वुडंट इज ऑलवेज प्रेफर्ड टू शांत। प्रेफर्ड टू शांत मतलब चोजन एज एन ऑप्शन इन कंपैरिजन ऑफ शांत, यानी शांत की तुलना में, यानी शैल नॉट की तुलना में विल नॉट या वुड नॉट या वॉन्ट या वुडंट को ही ऑलवेज
महत्व दिया जाता है या इन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है और इन्हीं को हम यूज करते हैं नेगेटिव में। शांत को हम यूज नहीं करते हैं। रिफ्यूजल मतलब मना करने के लिए, और नेगेटिव या नेगेटिव इंटेंशन यानी कि नकारात्मक इच्छा या निषेधात्मक इच्छा को व्यक्त करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गिव यू एनी मनी, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा या कोई पैसा नहीं दूंगा या बिल्कुल भी पैसा नहीं दूंगा। आई वॉन्ट टू गिव यू एनी मनी, तो इसमें क्या है, ये मेरी डिटर्मिनेशन है, ये प्योर फ्यूचर नहीं है। जब मेरी डिटर्मिनेशन है और प्योर फ्यूचर नहीं है तब आई और बी के साथ विल ही यूज होता है, आगे आप पढ़ेंगे। तो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि प्योर फ्यूचर के लिए आई और बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। हालांकि ये यूज आउट ऑफ स्टाइल जा रहा है, लेकिन ग्रामर का पुराना रूल है। और जब एग्जाम होगा तो एग्जामों में इसी रूल को पूछा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि वो आउट ऑफ स्टाइल जा रहा है तो वो यूज नहीं होना चाहिए। तो आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए वोंट और वुडंट का यूज करते हैं, वहां शांत का यूज नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज शैल वी इज ऑलवेज यूज्ड इन क्वेश्चन टैग्स आफ्टर लेट्स। देखिए, लेट्स के साथ कुछ क्वेश्चन टैग्स बनाए जाते हैं। लेट्स का मतलब लेटस, जैसे लेट्स गो, लेट्स रीड, लेट्स ड्रिंक, लेट्स प्ले, लेट्स ईट, लेट्स सी यानी लेटस सी, लेटस गो, लेटस प्ले, लेटस रन। तो इस तरह से ये जो इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो शैल वी, इनके बाद जो क्वेश्चन टैग्स एक ऐसा सिस्टम है इंग्लिश में, जैसे हम लोग हिंदी में भी कई बार कहते हैं आओ घर चलते हैं, नहीं, आओ फिल्म देखते हैं, नहीं, इस तरह से। तो हम एक नई शब्द कह करके मुझे तुम्हें फिल्म देखना अच्छा लगता है, नहीं, इस तरह से हम बोलते हैं। तो इससे हम ये कंफर्म करते हैं कि जो मैं कह रहा हूं उससे सहमत हो ना आप, दूसरे व्यक्ति से। हम कहते हैं कि उससे आप सहमत हो ना जो मैं कह रहा हूं, तो उसको आप पूरा क्वेश्चन ना बोल करके हम वहां नई शब्द लगा देते हैं हिंदी में। इसी तरह से इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन टैग होता है। क्वेश्चन टैग मतलब छोटा सा जो है क्वेश्चन बना करके और पूछ लिया जाता है, किसी सेंटेंस के बाद बोल दिया जाता है। और वो क्वेश्चन टैग, छोटा सा जो क्वेश्चन टैग है, वो इसीलिए पूछा जाता है कि जिससे कि हम जो व्यक्ति हमारे साथ है, जिसने हमारी बात सुनी है, उसकी कंफर्मेशन ले सकें कि वो जो बात हमने कही है उससे वो अग्री करता है कि नहीं करता है, इसलिए क्वेश्चन टैग्स बोले जाते हैं। तो लेट्स से स्टार्ट होते हैं कुछ क्वेश्चन, मतलब जो सेंटेंसेस लेट्स से स्टार्ट होते हैं तो उनके साथ जो क्वेश्चन टैग बनता है वो हमेशा शैल वी से बनता है। ये है रूल, उनके साथ हमेशा शैल वी का यूज किया जाता है। जैसे लेट्स गो होम नाउ, लेट्स गो होम नाउ, शैल वी। तो यहाँ मतलब विल वी नहीं कहेंगे, यहाँ शैल वी कहेंगे, और शैल वी की जगह यहाँ विल वी नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखेंगे। यही इसका टॉपिक है आज। लेट्स गो होम नाउ, शैल वी। तो लेट्स के बाद शैल वी आता है, विल वी या कैन वी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लेट्स प्ले, शैल वी, लेट्स ईट फूड, शैल वी, लेट्स हैव अ ड्रिंक, शैल वी, राइट, लेट्स सी अ फिल्म, शैल वी। इस तरह से लेट्स प्ले क्रिकेट, शैल वी। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग में शैल वी इसमें आता है। मतलब लेट्स के बाद, यहाँ ये पॉइंट ये है कि जब कोई सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट होता है, नहीं लेटस, तो उसका जो क्वेश्चन टैग होता है वो शैल वी ही होता है। और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट्स में तो मैंने देखे हैं, पुराने एग्जाम्स के जो सेट्स हैं उनमें भी देखे हैं, तो आते ही हैं। देन थर्ड पॉइंट इज शैल आई और शैल वी इज यूज्ड टू इलिसिट अ पर्सन्स विशेस इंस्ट्रक्शंस। इलिसिट होता है टू विड्रॉ आउट, यानी किसी व्यक्ति के मस्तिष्क से, मन से, हृदय से कोई चीज बाहर निकालना, उसको हम इलिसिट कहते हैं। तो शैल आई या शैल बी इज यूज्ड टू इलिसिट अ पर्सन्स विशेस इंस्ट्रक्शंस। कोई व्यक्ति हमको क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहता है या कोई व्यक्ति हमसे क्या इच्छाएं रखता है, हम क्या करें उसके लिए, ये चीज जानने के लिए हम शैल से प्रश्न पूछते हैं। शैल आई, शैल वी। तो शैल वी का तो मतलब होता है कि क्या हम इस तरह से जाएं, आए, खाएं, पिएं, बोलें, ए शब्द हिंदी में आते हैं। लेकिन शैल आई का जो ट्रांसलेशन होता है उसमें ए की जगह ऊ आता है, और हम शैल आई ज्यादा यूज करते हैं शैल वी की तुलना में। हालांकि जब हम ग्रुप में यूज कर रहे हैं तो शैल वी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शैल आई क्लोज द गेट,
तो शैल आई क्लोज द गेट का अगर हम इंग्लिश में उसको इंग्लिश में मीनिंग अगर हम उसका पता करें या जानना चाहें तो हो जाएगा डू आई हैव योर परमिशन टू क्लोज द गेट, मीन्स डू यू गिव मी योर परमिशन टू क्लोज द गेट। लेकिन वास्तव में इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका हिंदी में जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं वो इसके इक्वल होते, मतलब इसके इक्वल जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं वो होते हैं क्या मैं गेट बंद कर दूं, यानी कि लास्ट में ऊ शब्द आता है। शैल आई क्लोज द गेट, क्या मैं गेट बंद कर दूं। शैल आई गो नाउ, क्या मैं अब जाऊं। शैल आई रीड द बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ूं। शैल आई कम टुमारो, क्या मैं कल आऊं। तो शैल वी वेट हियर, शैल वी वेट का मतलब है क्या हम यहाँ इंतजार करें। शैल वी प्ले, जैसे हम टीचर से पूछते हैं ना कि मैम या सर क्या हम खेलें, ग्राउंड में खेल ले, तो शैल वी प्ले इन ग्राउंड। तो इस तरह से हम किसी से इंस्ट्रक्शंस मांगने के लिए या वो व्यक्ति हमसे क्या इच्छाएं रखता है ये जानने के लिए हम इस तरह से शैल वी या शैल आई से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर में हम सब्जेक्ट प्लस विल और शैल का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर शैल के साथ हम शैल आई और शैल वी के साथ क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका ये मतलब होगा कि क्या मैं ऐसा करूं। तो ये इसलिए यहां पर हम इसको पढ़ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज शैल इज यूज्ड विद आई और वी टू मेक एन इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी करने के लिए भी शैल का यूज किया। शैल इज यूज्ड विद आई और वी, मतलब इंक्वायरी करने, यहाँ तो हम किसी की इच्छा जानने या किसी से इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए हम यूज कर रहे हैं शैल आई शैल वी। लेकिन फोर्थ पॉइंट में शैल आई किसी से मतलब इंक्वायरी करने के लिए, जैसे शैल आई स्पीक टू हिम फॉर यू, लेकिन वो हिंदी में ट्रांसलेशन हुए क्या मैं तुम्हारे बिहाफ पर उससे बोलूं। तो द थिंग इज दोनों पॉइंट एक जैसे ही है, लेकिन यह मतलब विल नहीं लग सकता, ये मेन पॉइंट है। यानी हम कह सकते हैं कि शैल आई शैल वी से हम किसी की विशेष जानने के लिए, किसी के इंस्ट्रक्शंस जानने के लिए हम शैल आई या शैल वी का यूज करते हैं। इसी तरह से शैल आई या शैल वी का यूज कोई इंक्वायरी करने के लिए भी हम करते हैं। जैसे शैल आई स्पीक टू हिम फॉर यू, मैं किसी से पूछता हूं कि क्या मैं तुम्हारे ब्याह पर उससे बात करूं, तो यहाँ विल नहीं आ सकता, यहाँ शैल ही आता है। नोट, विल प्लस आई और वी इन क्वेश्चंस, अगर हम विल के साथ आई और वी लगा करके क्वेश्चंस बोलेंगे तो ये क्या दिखाएगा, इंडिकेट्स नर्वसनेस, परप्लेक्सिटी, नॉट एन इंक्वायरी। इंक्वायरी में तो आपको कॉन्फिडेंस की और एक अथॉरिटी की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर आप विल से कोई क्वेश्चंस पूछते हैं किसी से, तो विल हमेशा नर्वसनेस को एक्सप्रेस करता है, या परप्लेक्सिटी यानी मतलब आपकी कंफ्यूजन वाली स्थिति को कि आप क्या करें क्या न करें, इस स्थिति को दिखाता है, नर्वसनेस और परप्लेक्सिटी को दिखाता है। तो इसलिए विल से हमको कोई क्वेश्चंस विल आई इस तरह से हमको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। अगर हम पूछेंगे विल से कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो देखिए कैसा अर्थ होता है, जैसे वेयर विल आई गो नाउ, यानी भयभीत होकर के जब कोई कहता है जैसे कि दुश्मन सर पर आकर के खड़ा हो गया है, अब मैं कहाँ जाऊं, तो इस तरह का अर्थ होता है। यानी ये इस तरह का सेंटेंस से क्वेश्चन नर्वसनेस और परप्लेक्सिटी दिखाता है, इंक्वायरी नहीं दिखाता, इसलिए विल का यूज हमको आई के साथ नहीं करना चाहिए। हाउ विल आई गेट बैक, हाउ विल आई गेट बैक मतलब हाउ विल आई कम बैक। हाउ विल आई कम बैक मीन्स आई हैव नो वे टू कम बैक, आई हैव नो मीन्स टू कम बैक, आई हैव नो रीजन टू कम बैक, आई हैव नो माइंड टू कम बैक, मतलब मैं कैसे आऊंगा। आई हैव नो हेल्प टू कम बैक, मेरी कोई मदद नहीं है, मतलब अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे आऊंगा, यानी मुझे सहारे की जरूरत है या मदद की जरूरत है या उद्देश्य की जरूरत है, समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ तो खत्म हो गया, तो कैसे आऊंगा। इस तरह की स्थिति दिखाने के लिए विल का यूज, मतलब विल अगर हम आई के साथ यूज करते हैं किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो ये हाउ विल आई गेट बैक यानी ये नर्वसनेस और परप्लेक्सिटी दिखाएगा। इसी तरह से व्हाट विल वी डू विद दिस मीगर अमाउंट, व्हाट विल वी डू विद दिस मीगर अमाउंट, तो यहाँ पर देखिए ये जो कई बार ये होता है कि जब हमारे पास मतलब हमारे पास जब बहुत कम है हमारे पास कोई अमाउंट और हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं है,
तब हम इस तरह से कई बार जैसे कहीं हम किसी चीज के लिए हमको पैसे की जरूरत है ना, और पैसे की जरूरत है तो हमने वो पैसा हम चाहते हैं, मतलब हमको पैसे की जरूरत है 100 रुपए की या 200 रुपए की या 500 रुपए की, या हम कहीं जा रहे हैं तो हमको 1000 रुपए की जरूरत है और 1000 रुपए की जगह हमको दे दे कोई सिर्फ 200 रुपए या 300 रुपए या 400 रुपए, तो हम उससे क्या कहेंगे, अरे इतने पैसे से मैं क्या करूंगा, इतने पैसे से मतलब इतने कम पैसे से, इतने कम पैसे से मैं क्या करूंगा। तो उसी को यहाँ इसमें सेंटेंस में कहा है व्हाट विल वी डू विद दिस मीगर अमाउंट, मतलब इतने छोटे से, मीगर मतलब इतना स्मॉल, इतना छोटा अमाउंट, इससे मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो इसलिए इसने भी क्या दिखाया, इसने भी एक तरह की पर्पस नर्वसनेस और परप्लेक्सिटी इसने भी दिखाई। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज second person or third person plus will expresses a pure future without intention, determination, promise etc. तो देखिए फ्यूचर, प्योर फ्यूचर क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। आप अगर नहीं भी समझ में आया हो तो दोबारा अपना वीडियो प्ले करके और उस जगह पर जा करके दोबारा से वो सब बातें सुन लीजिए। यहाँ पर बात करते हैं हम कि मतलब देखिए समझिए कि आई और वी के साथ जिस प्रकार से शैल यूज होता है प्योर फ्यूचर के लिए, उसी तरह से सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ प्योर फ्यूचर के लिए विल यूज होता है। यानी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल आप यूज कर रहे हैं तो वो प्योर फ्यूचर है, एंड फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ अगर आप शैल यूज कर रहे हैं तो वो प्योर फ्यूचर है। प्योर फ्यूचर का मतलब है कि जिसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, थिंग्स अपने आप ऑन देयर ओन जो चीजें चलती हैं उसको हम प्योर फ्यूचर कहते हैं। जैसे गर्मी में आम आएंगे, तो गर्मी में आम आएंगे, ये क्या है, ये आप उस पर लटकाएंगे जा करके या वो अपने आप टेम्परेचर बनेगा, अपने आप फूल आएगा, अपने आप आम आएंगे, अपने आप पकेंगे, अपने आप मार्केट में आएंगे। तो ऑल थिंग्स विल गो ऑन देयर ओन, आप उसमें कुछ नहीं करेंगे। इसी तरह से हमने कहा कि फला टाइम पर मेरे ख्याल से अगस्त के जुलाई नहीं अक्टूबर नवंबर में लगभग गन्ने आते हैं, तो गन्ने आएंगे, है ना। इस तरह से दिवाली पर, दशहरा पर रावण जलाया जाएगा, तो वो सब क्या है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो इसी को हम प्योर फ्यूचर कहते हैं। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर हम विल लगाते हैं तो वो प्योर फ्यूचर को दिखाता है। जैसे ही विल बी 50 नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने वो 50 का हो जाएगा, यानी अगले महीने उसका बर्थडे है, बर्थडे आएगा वो 50 का कंप्लीट हो जाएगा, 51 में चलने लगेगा। यू विल सी अ स्टैचू इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ भी जब बिल्डिंग के पास जाओगे तो बिल्डिंग के सामने तुम्हें एक स्टैचू मिलेगा या तुम एक स्टैचू देखोगे, तो ये भी एक क्या है, प्योर फ्यूचर है। तो यहाँ पर हम शैल नहीं यूज कर सकते, शैल इज नॉट पॉसिबल हियर, ऐसी जगह पे शैल हम नहीं यूज करते प्योर फ्यूचर के लिए। इन क्वेश्चंस टू सेकंड थर्ड पर्सन टेक्स विल नॉट शैल, यहाँ क्वेश्चंस में भी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यहाँ विल ही आता है, यहाँ शैल नहीं आता है। जैसे व्हेन विल यू ही गो होम, यानी तुम जो है घर कब जाओगे, तो यहाँ शैल नहीं है, यहाँ ऐसी स्थिति के लिए विल ही आता है। वी डोंट से व्हेन शैल दे गेट मैरिड, हम ऐसे नहीं कहते हैं। चूंकि अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल यूज करते हैं, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम विल यूज करते हैं, और जब हम ये किस लिए करते हैं, प्योर फ्यूचर दिखाने के लिए। एंड जब हमको प्योर फ्यूचर नहीं दिखाना होता, जब हमको इंटेंशन, ये प्योर फ्यूचर का मतलब है विदाउट इंटेंशन, विदाउट डिटर्मिनेशन, विदाउट प्रॉमिस, यानी अगर मुझको जब हमें प्रॉमिस नहीं करना, डिटर्मिनेशन नहीं दिखाना, कोई अपनी इंटेंशन नहीं दिखाना, तब तो हम उसको हम प्योर फ्यूचर कहते हैं। और सेकंड थर्ड के साथ हम विल का यूज करते हैं, आई एन वी के साथ शैल का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट में, अगर हम इंटेंशन दिखाने लगे, अगर हम डिटर्मिनेशन दिखाने लगे, अगर हम प्रॉमिस दिखाने लगे, तो फिर उल्टा हो जाता है। यानी आई और बी के साथ विल हम यूज करने लगते हैं, एंड ही शी मतलब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल यूज करने लगते हैं। यानी हम करने लगते हैं का मतलब है कि हमको करना होता है, दिस इज ग्रामेटिकल रूल। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा है
लेकिन ये जो रूल है कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं प्योर फ्यूचर के लिए, तो इसमें यही करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चंस हमको पूछने हैं तो क्वेश्चंस में हम विल ही लगाते हैं, वहां शैल नहीं लगाते। ये इसमें कहा गया है। व्हेन विल यू या व्हेन विल ही गो होम, यानी तुम घर कब जाओगे या वह घर कब जाएगा। व्हेन विल ही गो होम, वह घर कब जाएगा। हालांकि घर कब जाएगा तो इसमें तो इंटेंशन हो गई, डिटर्मिनेशन हो गई, लेकिन इसके क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है कह सकते हैं। यानी वी डोंट से, हम ऐसे नहीं कहते हैं व्हेन शैल दे गेट मैरिड, कोई शादी कब करेंगे, तो इसके लिए हम ऐसे नहीं कह सकते व्हेन शैल दे गेट मैरिड, ऐसे नहीं कह सकते। तो दिस वाज द फिफ्थ रूल एंड नाउ इज द सिक्स्थ रूल। Sixth rule is first person plus will expresses a strong will और determination, volition। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर हमको डिटर्मिनेशन दिखानी है, स्ट्रांग डिजायर दिखानी है, स्ट्रांग विल दिखानी है, वॉल्यूशन मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति अगर हमको दिखानी है, या पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन दिखाना है कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर है, ये अगर हमको दिखाना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पिताजी कहते हैं, हमने कहा कि हम खेलने जा रहे हैं, फला काम के लिए जा रहे हैं, नो, तो इट मीन्स ही हैज द डिसीजन पावर, मेकिंग डिसीजन मेकिंग पावर, तब वो कहते, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम नहीं जाते हैं वहां पर। तो इसलिए अगर हमको डिटर्मिनेशन दिखाना है या स्ट्रांग विल दिखाना है या वॉल्यूशन दिखाना है, तो फिर हम फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ हम विल स्टार्ट करते, यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये अभी मैंने बताया भी था। हालांकि फर्स्ट रूल के ही साथ हमने इसमें पढ़ा था कि विल अब अमेरिकन इंग्लिश में विल यूज होने लगा है, वो भी बात है। लेकिन ग्रामेटिकली जो सही रूल है दैट इज फर्स्ट पर्सन प्लस विल के साथ हम स्ट्रांग विल या डिटर्मिनेशन हम एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। वॉल्यूशन का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति या मेंटल एबिलिटी टू टेक डिसीजंस या पावर टू टेक डिसीजन। सो आई कांट टेक दिस इंसल्ट, जैसे आई कांट टेक दिस इंसल्ट यानी इस इंसल्ट को मैं नहीं ले सकता, मतलब स्वीकार नहीं कर सकता या टॉलरेट नहीं कर सकता। आई विल रिजाइन माई पोस्ट, यानी मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा। तो ये क्या है, ये डिटर्मिनेशन है। गुस्से में कोई व्यक्ति कह रहा है आई कांट टेक दिस इंसल्ट, यानी ऐसी इंसल्ट में स्वीकार नहीं कर सकता या टॉलरेट नहीं कर सकता। ऐसी इंसल्ट से तो बढ़िया है कि मैं रिजाइन ही कर दूं। तो आई विल रिजाइन माई पोस्ट, यानी मैं रिजाइन कर दूंगा। देन इज आई विल स्पीक द ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, मतलब मैं सच बोलूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो आई विल स्पीक द ट्रूथ, यानी आई के साथ यहाँ विल आ गया और यहाँ भी देखिए आई के साथ विल आ गया। तो ये आई के साथ विल क्या है, ये स्ट्रांग विल। स्ट्रांग विल मतलब मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, और वॉल्यूशन का भी मतलब यही होता है। तो इसलिए फर्स्ट पर्सन के साथ विल, फर्स्ट पर्सन प्लस विल के साथ हम मतलब स्ट्रांग डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं। देन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जब फर्स्ट पर्सन के साथ विल करते तो अभी इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने कहा था कि उलट हो जाता है और सेकंड थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज करने लगते हैं। जब आई और वी के साथ विल यूज करेंगे तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल यूज करने लगते हैं। तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लस शैल यूजुअली इंडिकेट्स प्रॉमिस और थ्रेट। तो ये यूजुअली प्रॉमिस और थ्रेट को ही ये दिखाता है। जैसे यू शैल पे अ फाइन, यू शैल पे अ फाइन मतलब यू आर बाउंड टू पे फाइन, यू आर ऑब्लाइज्ड टू पे फाइन, यानी आप फाइन पे करने के लिए आप बंधे हुए हैं, यानी आपको धमकी है, आपको फाइन देना ही देना पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो ये कहने के लिए हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज करने लगते हैं। इसी तरह से ही शैल गेट हिज मनी बैक, तो ये क्या है, ये एक प्रॉमिस है, ही शैल गेट हिज मनी बैक। ये भी क्या है, यानी कि वो हम एक तरह से धमकी दे रहे हैं, प्रॉमिस तो है ही, लेकिन इस प्रॉमिस में भी क्या है, एक तरह की धमकी है कि वो करेगा कैसे नहीं, वापस हम करवा देंगे, नहीं तो मारेंगे पीटेंगे ऐसे वैसे। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेशन दिखाते हैं कि वो पैसे वापस कर ही देगा, यानी हम तुमसे वायदा कर रहे हैं और नहीं वो करेगा तो हम उसका
ट्रीटमेंट करेंगे। ये कहने के लिए हम ही शैल गेट हिज मनी बैक, इस तरह की बात कहने के लिए हम ही शैल गेट हिज मनी बैक, इस तरह से हम शैल के साथ कहते हैं। 8th point is third person plus shall is used to express an official announcement, order or command. Will is not possible here. थर्ड पर्सन जो होता है जैसे ही है, शी है, दे है, तो इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। या राकेश है, क्या है? थर्ड पर्सन। विशाल है, राहुल है, तो ये क्या है? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन प्लस शैल, यानी थर्ड पर्सन के साथ शैल, ध्यान रखिए यू के साथ नहीं, सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ। शैल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगर बनाना या देना होता है तो उसमें जो है थर्ड पर्सन के साथ हम शैल यूज करते हैं। कमांड मतलब कोई ऑर्डर, आज्ञा किसी को देनी होती है तब। विल इज नॉट पॉसिबल यार, तो यहां भी हम विल यूज नहीं करते हैं। जैसे द कॉलेज शैल रिमेन क्लोज्ड टुमारो, कॉलेज क्या है? थर्ड पर्सन, तो कॉलेज के साथ शैल। दी कॉलेज शैल रिमेन क्लोज्ड टुमारो, यानी कॉलेज कल बंद रहेगा। द एग्जामिनेशन शैल बिगिन एट 9 AM, यानी कि जो परीक्षा है वह 9 बजे स्टार्ट होगी। तो थर्ड पर्सन के साथ क्या आया? शैल आया, यानी एग्जामिनेशन क्या है? थर्ड पर्सन है, कॉलेज क्या है? थर्ड पर्सन है, तो इसलिए इनके साथ शैल आया। शैल का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी कि परीक्षा होगी ही होगी। द एग्जामिनेशन शैल बिगिन एट 9 AM, यानी कि परीक्षा 9 बजे शुरू हो जाएगी। द कॉलेज शैल रिमेन क्लोज्ड, मतलब कॉलेज बंद रहेगा। अब किसी के भी पापा में दम नहीं है कि वो कॉलेज को खुलवा ले कल, ठीक है, टुमारो। Third, not third, I'm sorry, 9th point is third person plus shall, यानी यहाँ भी थर्ड पर्सन प्लस शैल है, तो थर्ड पर्सन प्लस शैल एक्सप्रेसेस ऑब्लिगेशन, कंपल्शन इन द फील्ड ऑफ लॉ। यानी थर्ड पर्सन के साथ शैल हम जब लगा देते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करता है। ऑब्लिगेशन मतलब आप किसी से कानूनी रूप से किसी चीज से बंधे हुए हैं, उसको यह एक्सप्रेस करता है, उस स्थिति को यह एक्सप्रेस करता है थर्ड पर्सन प्लस शैल। या कंपल्शन, यानी कि इसी तरह की किसी बाध्यता या किसी मजबूरी को भी एक्सप्रेस करता है इन द फील्ड ऑफ लॉ, यानी लॉ के कानून में। यानी कि अगर आपको लीगल लैंग्वेज लिखनी है तो थर्ड पर्सन के साथ, कोई ऑर्डर देना है तो थर्ड पर्सन के साथ शैल ही आया जाता है। जैसे कि भगत सिंह शैल बी हैंग्ड, ठीक है, भगत सिंह शैल बी हैंग्ड। हालांकि आई एम सॉरी, मुझे भगत सिंह नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो भगत सिंह याद आ गया, तो ये अंग्रेजों का ऑर्डर रहा होगा इस तरह का। मेरा मतलब यह था, भगत सिंह मेरे लिए एक आदर्श है और भगत सिंह को हमेशा मैं एक ईश्वर की स्थिति में ही मैं भगत सिंह की पूजा करता हूँ, अपना निरीक्षण करता हूँ, तो भगत सिंह के सामने अपने आप को चूहा पाता हूँ। मैं टीचर बेशक हूँ, लेकिन चूहा पाता हूँ उस विल पावर के सामने, तो इसलिए इस बात को भी इसके साथ समझ लीजिए। खैर, तो मीन्स ही शैल बी सेंट टू, ही शैल बी पोस्टेड फ्रॉम हियर, ही शैल कम, ही शैल गो, तो ये क्या है? ये कंपल्सन और ऑब्लिगेशन, यानी वो मना भी करना चाहेगा तो भी उसको करना ही करना है। जैसे अभी एक ऑर्डर आया है, सुपर टेक टावर शैल बी कलेप्स्ड और शैल बी फेल डाउन, फॉलन डाउन, शैल बी फॉलन डाउन, या शैल बी ब्रोकन, इस तरह से शैल बी डैमेज्ड, शैल बी कलेप्स्ड। तो मतलब बिल्डर्स शैल ब्रेक दैट बिल्डिंग या ब्रेक दैट टावर, ऐसे कहेंगे। तो ये थर्ड पर्सन के साथ इस तरह से शैल, यानी कुछ भी हो जाए, इधर की उधर कोई भी बात हो जाए, ये काम होना ही होना है, ये कहने के लिए हम, या ये आदेश देने के लिए हम थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं। द चांसलर शैल अपॉइंट वाइस चांसलर्स इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। तो ये क्या है? द चांसलर शैल अपॉइंट वाइस चांसलर्स, यानी वाइस चांसलर्स को चांसलर अपॉइंट करेगा। ये क्या है? दिस इज द लीगल कंपल्शन इन द फील्ड ऑफ लॉ इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से द चांसलर शैल अपॉइंट द वाइस चांसलर्स,
ये एक तरह का ये आदेश है शैल के साथ। चांसलर क्या है, थर्ड पर्सन है यहाँ पर। इसी तरह से ही शैल बी रिलीज्ड ऑन द 18th ऑफ दिस मंथ, ही शैल बी रिलीज्ड यानी उसको छोड़ दिया जाएगा ऑन द 18th ऑफ दिस मंथ। तो ये क्या है, ये भी एक आदेश है, तो इसके साथ भी क्या है, ही आ गया। Shall and will are not interchangeable here in legal documents requiring precision। जिन लीगल डॉक्यूमेंट्स में हमको शुद्धता और एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है, प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी की हमें आवश्यकता होती है, वहां पर शैल और विल आपस में इस तरह से इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं, यानी शैल की जगह पर शैल और विल की जगह पर विल ही आता है। थर्ड पर्सन के साथ हमेशा कोर्ट में जितने भी होते हैं वहाँ सेकंड पर्सन के साथ नहीं होते, थर्ड पर्सन के विषय में सारे वहाँ आदेश होते हैं, तो वहाँ थर्ड पर्सन के साथ शैल ही आता है आदेश देने में। एंड देन इज द 10th point। 10th point is third person plus will expresses a present habit। थर्ड पर्सन के साथ यानी ही के साथ अगर हम विल लगा देते हैं तो उससे ही के साथ अगर हम शैल लगा देते हैं तो जहां लीगल कंपल्शन या बाउंडेशन एक्सप्रेस होता है, वहीं थर्ड पर्सन के साथ अगर हम विल लगा देते हैं तो वह प्रेजेंट हैबिट को दर्शाता है। जैसे ही विल सिट फॉर आवर्स मर्मरिंग टू हिमसेल्फ, ही विल सिट फॉर आवर्स मतलब वो बैठा रहेगा, हिंदी में तो कहेंगे बैठा रहेगा, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग यही है कि वह बैठा रहता है, फॉर आवर्स मर्मरिंग टू इटसेल्फ। तो इसलिए ये क्या हो गई, ये एक प्रेजेंट हैबिट हो गई। जिस तरह से हम कहते हैं कि बच्चे आएंगे कपड़े इधर उधर फेंक देंगे, तो बच्चे आएंगे कपड़े इधर उधर फेंक देंगे, इसका मतलब बच्चे आते हैं और कपड़े इधर उधर फेंक देते हैं। हमने कहा कि मेरा बेटा आएगा और इधर उधर मम्मी मम्मी कह करके ढूंढेगा, तो इसका मतलब मेरा बेटा आता है और मम्मी मम्मी करके ढूंढता है। तो बेशक हमने इवन दो हम आएगा शब्द हिंदी में भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका आशय या मीनिंग किससे है, आता है से ही है। आपके जो भी बच्चे मेरी इस बात को सुन रहे हैं, आपकी सबकी माँ आपके विषय में कहती है कि लड़का आएगा और बस सामान इधर उधर फेंक देगा, या आएगा आके सो जाएगा, आएगा आके सो जाएगा, या आएगी आके सो जाएगी। तो आएगी आके सो जाएगी का मतलब क्या है, बेटी आती है और आकर के सो जाती है। आएगी और पढ़ने लगेगी, आएगी पढ़ने लगेगी मतलब आती है और आकर के पढ़ने लगती है, खाना भी नहीं खाती है, ठीक है। तो आएगी खाना भी नहीं खाएगी, पढ़ने लगेगी, तो खाना नहीं खाएगी पढ़ने लगेगी मीन्स खाना भी नहीं खाती है, पढ़ने लगती है। तो इस तरह से थर्ड पर्सन के साथ विल लगा करके शी विल कम और या ही विल कम एंड स्टार्ट रीडिंग, यानी कि आएगा और पढ़ने लगेगा। तो इस तरह की जो प्रेजेंट आदतें हैं वे भी इस तरह से थर्ड पर्सन प्लस विल के साथ इस तरह से एक्सप्रेस की जाती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, तो इसको ध्यान दें। इसी तरह से थर्ड पर्सन 11th पॉइंट है, थर्ड पर्सन प्लस विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी। कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी दिखाने के लिए मतलब किसी का जो मूल गुण है वह क्या है, उसको कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी कहते हैं। तो मूल गुण के कारण कोई एक्टिविटी होती है उसको भी आप कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी कहते हैं। तो वाटर एंड मिल्क विल मिक्स वेल, यानी पानी का और मिल्क का दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी के कारण क्या हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएंगे। तो वाटर एंड मिल्क विल मिक्स वेल, तो ये क्या है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी को दिखाने के लिए हम थर्ड पर्सन यानी वाटर और मिल्क क्या है, थर्ड पर्सन है, और इनके साथ हम विल का यूज कर रहे हैं, यानी विल का यूज करते हुए हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पानी और दूध मिल जाएंगे बहुत अच्छे से मिल जाएंगे मतलब मिल जाते हैं। यानी हम यहाँ इस तरह से कहते हैं जैसे कि अगर तुम पानी लाओगे मिल्क लाओगे, दोनों को एक दूसरे में डालोगे तो वो अलग अलग नहीं दिखेंगे, वो मिल जाएंगे मतलब मिल जाते हैं। इसी तरह से कॉक विल फ्लोट ऑन वाटर, इसका मतलब कॉक हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर हम हाथ में लें और उसको पानी में डालें तो क्या होगा, इट विल फ्लोट ऑन वाटर। तो कॉक विल फ्लोट ऑन वाटर, कॉक जो है पानी में तैरेगा मतलब अगर हम पानी में डालते हैं कॉक को तो पानी में तैरता है कॉक।
तो ये क्या है, ये भी है स्ट्रक्चर तो फ्यूचर का है, लेकिन इसका जो मतलब हिंदी ट्रांसलेशन है वो क्या है, प्रेजेंट के लिए है। क्यों है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी हमेशा हम प्रेजेंट में ही बता सकते हैं, और कोई तरीका है ही नहीं किसी के मूल गुण को बताने के लिए और मूल गुण के कामों को बताने के लिए। हमेशा चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हम लोग यूज करते हैं। तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी बताने के लिए भी थर्ड पर्सन प्लस विल का यूज किया जाता है। नाउ इज 12th पॉइंट। इन 12th पॉइंट प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज अगर वो फ्यूचर में होती है प्लस एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम और कंडीशन, यानी प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में प्लस एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम और कंडीशन के विषय में यहाँ बताया गया है, ये हेडिंग है। तो व्हेन अ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन फ्यूचर, यानी अगर कोई प्रिंसिपल क्लॉज है और वो प्रिंसिपल क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मेन क्लॉज। मेन क्लॉज का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी क्लॉज जो किसी सेंटेंस से किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता। बिना किसी कंजंक्शन के अगर कोई क्लॉज स्टार्ट हुई है तो हम उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज कोई भी ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है और अपने आप में सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस होते हुए भी किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा होता है, तो हम उसको क्लॉज कहते हैं। जैसे हम यहाँ भी कहीं देख सकते हैं कोई क्लॉज होगा, अभी तो इसी एग्जाम्पल में ही मिलेगा। वैसे तो चलिए एग्जाम्पल में ही पढ़ेंगे, जब तक ढूंढेंगे तब तक टाइम आगे बढ़ेगा, तो वीडियो लंबा ही हो रहा है फिर। तो व्हेन अ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन फ्यूचर टेंस, जब कोई प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में होती है, फ्यूचर टेंस का मतलब है विल प्लस वर्ब की फॉर्म में होती है। फ्यूचर टेंस इज नॉट यूज्ड इन एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एंड कंडीशन। तब जो है प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जो दूसरी क्लॉज आती है वो होती है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एंड कंडीशन। यानी कि अगर ये क्लॉज आई है फ्यूचर, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ अगर प्रिंसिपल क्लॉज है और वो प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है, तो उसके साथ अगर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम या कंडीशन आया है तो उसमें फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड इंस्टेड। ऐसी स्थिति में या तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते। देखिए कैसे, यू विल गेट वेट, ये क्या है, ये किसी कंजंक्शन से, यू से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, लेकिन यू से पहले कोई कंजंक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि यही मेन क्लॉज है, यानी मुख्य सेंटेंस यही है। तो यू विल गेट वेट इफ यू गो आउट, यानी कि इफ के बाद ये जो सेंटेंस आ रहा है इसको हम कह रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। तो इफ यू विल गेट वेट इफ यू गो आउट इन द रेन, मीन्स ऑन द कंडीशन दैट यू गो आउट इन द रेन। अगर तुम बारिश में बाहर जाओगे तो भीग जाओगे। तो ट्रांसलेशन तो हम कर रहे हैं जाओगे, लेकिन सेंटेंस कौन सा, किस टेंस में यूज किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये है कि यू अगर किसी सेंटेंस में मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो ये कौन सी है, मेन क्लॉज है। और मेन क्लॉज किस में है, सिंपल फ्यूचर में, विल गेट, ये सिंपल फ्यूचर में। यू विल गेट वेट, ये सिंपल फ्यूचर में। इफ यू गो आउट इन द रेन, अगर तुम रेन में वापस बाहर जाओगे, तो इफ यू गो आउट ये क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन किस में आ रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट में आ रहा है। ये सिंपल प्रेजेंट में इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेन क्लॉज है वह सिंपल फ्यूचर में। मेन क्लॉज जब सिंपल फ्यूचर में होती है तब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम या कंडीशन, यानी इफ वाला सेंटेंस या व्हेन, आफ्टर, इस तरह वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहते हैं। इफ वाले सेंटेंसेस को एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कहते हैं। तो अगर कोई मेन क्लॉज फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो इफ यानी कंडीशन बताने वाली जो क्लॉज होगी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगी। इसलिए यू गो आउट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ही वोंट राइज हाई इन लाइफ अनलेस, अनलेस क्या है, ये भी इफ को, इफ का मीनिंग है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन ही हो गया। तो ही वॉन्ट राइज हाई इन लाइफ, वह अपने जीवन में ऊंचा नहीं उठ पाएगा। अनलेस मीन्स जब तक के, न ही वर्क्स हार्ड, यानी जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक ऊंचा नहीं उठ पाएगा। तो यहाँ पर
विल वर्क नहीं कहेंगे, बल्कि ही वॉन्ट राइज हाई इन लाइफ अनलेस ही वर्क्स, यानी कि सिंपल प्रेजेंट कहेंगे, ही विल वर्क ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ पे। 13th पॉइंट इज, मैंने काफी टाइम ले लिया है, चलिए हम लोग लास्ट पॉइंट पर आ गए। 13th पॉइंट इज विल और वॉन्ट कैन बी यूज्ड विद स्ट्रेस इन एन इफ क्लॉज। इफ क्लॉज में स्ट्रेस के साथ अभी कभी कभी हमको यूज करना पड़ जाए तो विल या वॉन्ट का भी यूज हो सकता है विद स्ट्रेस इन एन इफ क्लॉज व्हेन इट एक्सप्रेसेस एन ऑब्स्टिनेट हैबिट, जब ये कोई बहुत बड़ी या जिद्दी आदत को दर्शाता हो इफ क्लॉज में, तब उस कंडीशन में विल या विल नॉट का यूज हो सकता है। यूजुअली नहीं होता है, 99% नहीं होता है, लेकिन अगर कोई हठी और जिद्दी आदत को दिखाना हो तो फिर हो सकता है। इफ यू विल गो ऑन गैम्बलिंग यू विल गेट इनटू ट्रबल, तो यहाँ क्या विल को स्ट्रेस किया गया है, तो इस तरह से इफ यू विल गो ऑन गैम्बलिंग यू विल गेट इनटू ट्रबल, इस तरह से सेंटेंस को कहा गया। वुड इज यूज्ड इन द मेन क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एन इम्प्रोबेबल कंडीशन। Would is used in the main clause of a sentence expressing an improbable condition. Improbable condition वह होती है जो हमारी कल्पना से परे होती है, जो हम सोच नहीं सकते, मतलब जो हमारी कल्पना नहीं है और उसको हम सच मानते हैं, तब वो इम्प्रोबेबल कंडीशन होता है। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, तो अगर मैं बर्ड होता या चिड़िया होता या चिड़िया होती, तो ये क्या है, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है, क्योंकि अब चिड़िया और बर्ड होने का तो मतलब है नहीं और हो भी नहीं सकते। आई वुड फ्लाई टू यू एट वंस, तो मैं तुम्हारे पास तुरंत दौड़ के चला आता या चली आती, तो ये क्या है, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है। इस इम्प्रोबेबल कंडीशन के लिए वुड इज यूज्ड इन द मेन क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एन इम्प्रोबेबल कंडीशन, इसके लिए वुड यूज किया जाता है इन दी मेन क्लॉज। तो ये इफ वाला जो सेंटेंस है ये तो कंडीशनल हो गया, तो मेन क्लॉज कहां से, आई से, तो आई के बाद क्या आएगा, वुड आएगा। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए यही सिंपल फ्यूचर था। कल हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इन तीनों टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। एंड अगर कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया है, आपको लगता है उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो या मैंने डिस्कस किया है लेकिन फिर भी आपकी समझ में नहीं आया है, वैसे तो अगर नहीं समझ में आता है तो आप रिपीट करके सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, पॉइंट है, यू वांट टू डिस्कस, तो फिर आप अपना प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021@gmail.com पर अपनी बात आप भेज सकते हैं। कमेंट में लिख करके भी आप अपनी बात बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।